बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट की हालत ज़ार मैं इसलिए बार बार बयान कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के एक बड़े आइनी इदारे के साथ, इंसाफ के इदारे के साथ इस हुकूमत ने क्या किया है। आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या किया है हुकूमत ने इस इदारे के साथ। इसलिए मैं इसकी हालत ज़ार बार बार खोल के आपको बयान कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि ये आपको तकलीफ दे रहा होगा। मुझे पता है कि ये जो 26वीं आईन तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में करने का के लिए जो जाल बुना गया और जिस तरह से मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया गया, ये आपको तकलीफ दे रहा होगा। लेकिन हकायक खोल के बयान करना ज़रूरी है। और इन्हीं हकायक में से एक हकीकत यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत जो बन चुकी है उसका नाम है जस्टिस अमीनुद्दीन। वो जस्टिस याहिया अफरीदी नहीं है, वो कोई और जज भी नहीं है। जो सबसे ताकतवर जज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बन चुका है उसका नाम है जस्टिस अमीनुद्दीन। उसकी तीन बड़ी वजूहात हैं क्यों मैं कह रहा हूं कि वो सबसे ताकतवर शख्स है। एक तो इसलिए कि उन्हें आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया है और सारे मामलात आईनी बेंच के पास ही आ रहे हैं। जितने भी आइन से मुतालिक मामलात हैं, 26वीं आइन तरमीम को इवन चैलेंज करने का मामला है, वो भी जस्टिस अमीनुद्दीन के पास आना है। और जस्टिस अमीनुद्दीन अगर अगर उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया तो ये भी जस्टिस अमीनुद्दीन के पास आना है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन के इख्तियारात बहुत बढ़ गए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट में हर वो अहम चीज जिसको का इम्पैक्ट हुकूमत के ऊपर होता होगा वो जस्टिस अमीनुद्दीन से होकर गुजरेगी। क्योंकि हुकूमत ने एक कमेटी बना दी है, 3 रुकनी कमेटी, और ये कमेटी फैसला किया करेगी कि कौन सा केस आईनी बेंच में लगना है और कौन सा केस दूसरे किसी और अदालत के पास या दूसरे बेंच के पास जाना है। यानी पहला फिल्टर जो लगाया गया है वो ये कमेटी लगाई गई है जो जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में बनाई गई है। यानी जस्टिस अमीनुद्दीन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ आईनी बेंच के सरबराह नहीं बने, बल्कि वो उस कमेटी के भी सरबराह बन गए हैं जिसने ये फैसला करना है कि कौन सा केस आईनी अदालत के आईनी बेंच के पास जाना है और कौन सा केस आईनी बेंच के पास नहीं जाना। पहला फिल्टर जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे। उनके साथ जमाल खान मंदुखेल है, उनके साथ जमाल खान मंदुखेल के साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर है। ये 3 जजों पर मुश्तमिल कमेटी है जिसने फैसला करना है कि कौन सा केस आईनी बेंच का केस है और कौन सा केस समाअत के लिए मुकर्रर होना है इस बेंच के सामने और कौन सा नहीं होना। अब मैं एक मोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। एक मोटी सी मिसाल यह है कि इसमें जो सबसे अहम केस है वो है 26वीं आइन तरमीम का चैलेंज होना। अब 26वीं आइन तरमीम अगर चैलेंज हो जाती है, जो कि हो चुकी है, अब उसका केस मुकर्रर होना है या नहीं होना आईनी बेंच के पास, इसका फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने करना है। यानी अक्सरियत तो जमाल खान मंदुखेल की और जस्टिस अमीनुद्दीन की है, तो इन्हीं दोनों ने फैसला करना है कि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का मुकदमा इस बेंच के पास लगना है या नहीं लगना। हालांकि ये खुद इसके बेनिफिशरी हैं। ये बेंच वजूद में आया ही जो है वो इस 26वीं आईनी तरमीम की वजह से है। 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं जस्टिस अमीनुद्दीन। जैसे कि आप जानते हैं इस 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी जस्टिस याहिया भी हैं, और जस्टिस याहिया ने इस 2 रुकनी जो अभी पिछले दिनों फैसला हुआ था जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने जो किया, उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होने दिया। और अब यहां पर भी ये इनके पास इख्तियार है जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के पास कि वो चाहें तो इस केस की समाअत आईनी अदालत में मुकर्रर करें और चाहे तो ना करें, चाहे तो करें ही ना, पड़ा रहे, पेंडिंग पड़ा है, 2 साल पड़ा है, 4 साल पड़ा है। तो ये इनका इख्तियार हो गया है। अच्छा, मैं आपको ये भी याद दिलाता चलूं कि ये बेंच जो है, जो इस वक्त कमेटी बनी है जिसने ये फैसला करना है कि आईनी अदालत के पास कौन सा मुकदमा आएगा और कौन सा नहीं, यानी जिस कमेटी ने करना है उसमें जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं। और यही 3 रुकनी बेंच जो है वो केस भी सुन रहा है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है या नहीं हो सकता। वो भी पेंडिंग है, ज़ेर समाअत है, ज़ेर इल्तवा है। तो ये भी उसी बेंच के पास है ये मामला भी, और उन्हीं की ये कमेटी भी मुश्तमिल है। तो यानी अहम तरीन मामला इस कमेटी और इस बेंच के गिर्द घूम रहे हैं। और हुकूमत ने मेक श्योर किया है कि इस बेंच में अपनी अक्सरियत रहे। जस्टिस मुसरत हिलाली को डाला गया है, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को डाला गया है, जस्टिस नईम अख्तर अफगान को डाला गया है, और जस्टिस अमीनुद्दीन उसको हेड कर रहे हैं। तो हुकूमत ने मेक श्योर किया है कि 4 जजेस के साथ उनकी इस बेंच के अंदर अक्सरियत रहनी चाहिए। कम अज़ कम 4 जज तो ऐसे हों जो जिन पर पूरा एतमाद किया जा सकता हो।
और ये जो है वो अब ये बेंच तश्कील पा गया है। और उसमें तो अब मैंने कहा कि जैसे कि अमीनुद्दीन इसलिए ताकतवर तरीन शख्सियत हैं, नंबर 1 वो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सबरा बन गए। नंबर 2 प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी शामिल है, यानी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जिसमें जो चीफ जस्टिस के सबराही पर मुश्तमिल है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर हैं और तीसरे जज जस्टिस अमीनुद्दीन हैं। और फिर जो दूसरी कमेटी बनी है उसके तो खुद अमीनुद्दीन सबरा हैं, अमीनुद्दीन, जमाल खान मंतुखैल, मोहम्मद अली मजहर। तो तीनों जगह पर आप देखें कि हर जगह पर जो जस्टिस अमीनुद्दीन है उनकी प्रेजेंस दिखाई दे रही है। उनकी प्रेजेंस हमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी दिखाई दे रही है, आईनी केसेस का फैसला करने वाली कमेटी में भी दिखाई दे रही है, और आईनी बेंच के सबरा तो हैं ही। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो है वो अहम तरीन शख्स सुप्रीम कोर्ट की बन गए हैं। और कितने बाइस्ड हैं या कितने अनबाइस्ड हैं इसका अंदाज़ा आप उनके हालिया जजमेंट्स से कर सकते हैं। कितने ताबेदार हैं और कितने ताबेदार नहीं हैं, इन सारी बातों का अंदाज़ा आपको मुझसे ज़्यादा है। और अब सबसे बड़ा यानी पहला जो इम्तहान है वो यही है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें इस बेंच ने मुकर्रर करनी है, तो ये करते हैं या नहीं करते। तो सबसे बड़ी चीज़ तो हमें अभी पता चल जाएगा, अगर नहीं करते तो साफ पता चल जाएगा कि हुकूमत के एजेंडे पे चल रहे हैं और इसको मुकर्रर नहीं होने दे रहे। और इसको अगर मुकर्रर नहीं होने देते तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं और इस हुकूमत के फॉर्म 47 की हुकूमत के जो है वो उनको सपोर्ट करने में लग गए हैं, और जिस मकसद के लिए इनको लाया गया है वो मकसद हासिल होना शुरू हो गया है। दूसरा जो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी या सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी है, वो अब तहरीक इंसाफ के लिए एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन गया है। जैसे जब जनरल बाजवा को तहरीक इंसाफ ने तोसी दी थी तो नून लीग के लिए भी एक ट्रिकी क्वेश्चन बन गया था। उस पर फिर उन्होंने तो वोट भी कर दिया था, यहाँ तो तहरीक इंसाफ ने वोट नहीं किया लेकिन उन्होंने तो वोट भी कर दिया था। वोट करने के बाद अब कई लोग मुँह छुपाते फिरते थे। मरियम नवाज ने कहा था कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूँ, यानी, और ख्वाजा आसिफ ने पिछले दिनों कहा कि नहीं मैं तो शामिल था इस गुनाह में, यानी गुनाह वो भी मानते हैं इसको, कहते हैं नहीं मैं तो गुनाह में शामिल था। वो ये नहीं कहते कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, ये सही कदम उठाया था, वो कहते हैं इस गुनाह में मैं भी शामिल था, यानी वो कह रहे हैं कि मजबूरन किया जो किया। अब जो कुछ हुआ है, यानी चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 5 साल कर दी गई है। अब तहरीक इंसाफ के सामने जब ये सवाल आता है, मैं भी कर रहा हूँ, कल मैं अली मोहम्मद खान से कर रहा था, वो ये कहते हैं कि जी देखें जी हमें इस बात पर इतराज़ है कि जो कुछ भी हुआ वो मुशावरत से होना चाहिए था, इस पर सैर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए थी, बहस होनी चाहिए थी। वो कैटेगोरिकली ये नहीं कह रहे कि हम जो है वो इसकी मुखालफत करते हैं। अच्छा, अब जाहिर है वो शायद पार्टी अभी अपनी सतह पर यह फैसला नहीं कर पाई कि उस पर क्या पॉलिसी लेनी है, और मेरा ख्याल है कि वो ठीक ही कर रहे हैं शायद इस तरह की लाइन लेकर, क्योंकि हो तो गया है, खाम खा उसकी मुखालफत वो समझते होंगे कि मुखालफत करके क्या लेना या क्या हासिल होगा, तो जब हो ही गया है तो फिर इस पर खामोशी इख्तियार की जाए। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा हैरानकुन खामोशी जो है वो इमरान खान की है। इमरान खान ने जो मुलाकातें हालिया दिनों में 2-3 दिन में की हैं, उन मुलाकातों में पार्टी लीडरशिप से भी वो कल मिले हैं, उन मुलाकातों में उन्होंने इस कानून की बहुत खुलकर मुखालफत नहीं की, और ये नहीं कहा कि इसके खिलाफ एहतजाज करें, इसके खिलाफ टॉक शोज़ करें, इसके खिलाफ बात करें और शोर मचाएं, ये इमरान खान ने नहीं कहा। इससे कुछ लोग तो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद तहरीक इंसाफ की भी खामोश तायीद इस फैसले को हासिल है, और दूसरे लोग ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आने वाली हैं, जैसे बुशरा भी रिहा हुई हैं, इमरान खान भी रिहा हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये उम्मीद बांध रखी है, और उम्मीद उन्होंने ये बांधी है कि इमरान खान के लिए अच्छा वक्त आने वाला है। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर वो चीफ जस्टिस वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिनके होते हुए तहरीक इंसाफ को अपने बदतरीन दौर से गुजरना पड़ा है, क्या उनके 5 साल हो जाने की सूरत में तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा, और मिलेगा तो क्यों मिलेगा, क्या उसकी वजह होगी। तो मुख्तलिफ तरह से इस सिचुएशन को एनालाइज़ किया जा रहा है, हर एक की अपनी अपनी मंतिक है, हर एक का अपना अपना तज्जिया है, हर एक का अपना अपना ख्याल है। लेकिन इस तज्जिए के जो 2-3 एंगल हो सकते हैं, वो तीनों एंगल मैंने आपके सामने रख दिए हैं। नंबर 1 ये कि तहरीक इंसाफ ने इस पर कोई बहुत ज़्यादा एहतजाज नहीं किया। नंबर 2 ख़ुद इमरान खान ने इस पर सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं की। नंबर 3 इमरान खान इस पर कुछ खामोश, यानी इस मामले पर हमें इस पर गुफ्तगू ना करते हुए दिखाई देते हैं। और तीसरा ये है कि चौथा ये कि ख़ुद तहरीक इंसाफ के लोगों को लगता है कि कुछ तहरीक इंसाफ के बेहतर दिन आ सकते हैं, लेकिन कुछ आज़ाद तज्जियाकारों को लगता है कि नहीं,
जज आसिम मुनीर के कंटिन्यू करने का मतलब है कि तहरीक इंसाफ तो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म ही कर दी जाएगी। तो ये इसके 4-5 मुख्तलिफ एंगल्स बनते हैं जिस पर मुख्तलिफ लोग अपनी ओपिनियन दे रहे हैं और मुख्तलिफ अंदाज में सोच रहे हैं। आप भी अपनी राय कायम कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं कि आपकी राय इस मामले पर क्या है, कि इस सारे मामले को पीटीआई कैसे देख रही है और पीटीआई इस मामले पर क्या सोच रही है, और वो सही सोच रही है या वो गलत सोच रही है। अगर वो ठीक नहीं कर रही तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो इस पर आपकी राय भी बड़ी वैल्यूएबल होगी। अच्छा, अब एक दो चीज़ों पे मैं ज़रा और मुख्तसरन सी बात करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ट्रंप जीत गए हैं, और ट्रंप का जीतना पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा मौजू इसलिए है कि ये उम्मीद कहीं पर जगाई गई या ये बार बार डिस्कशन हुई कि अगर ट्रंप जीत गया तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद काफ़ी अरसे से ये कह रहे थे। कल जब ट्रंप जीत गए तो मैं मुशाहिद हुसैन सैयद से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि मुशाहिद साहब, क्या आप अभी भी इस बात पर कायम हैं कि इमरान खान को ट्रंप रिहाई दिला देंगे और ट्रंप के आने के बाद इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा? तो उस पर उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल आप हैरान मत होइएगा। उनका जो एग्जैक्ट जुमला था, उन्होंने कहा कि आप हैरान मत होइएगा अगर 24 घंटे के अंदर अंदर 051 के एरिया कोड पर कोई कॉल आ जाए। 051 किसका एरिया कोड है? इस्लामाबाद और रावलपिंडी का। उन्होंने कहा कि अगर आप 051 के एरिया कोड पर अगर कोई कॉल आ जाए वाशिंगटन से तो इस पर हैरान मत होइएगा। यानी उन्होंने कहा, ये तासुर दिया कि बिल्कुल इसके 100% इम्कान मौजूद हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए ट्रंप फौरी तौर पर कोई कदम उठाएं और फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान से बात करें। आप जानते हैं कि कोई 62 के करीब जो कांग्रेस अरकान हैं, उन्होंने एक ख़त भी अपने प्रेसिडेंट को इस हवाले से लिख रखा है जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ पार्टी से है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से आवाज़ बुलंद की जाए। अब ट्रंप से ये उम्मीदें पैदा हो गई हैं, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद नहीं है कि ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए कॉल करेंगे, या उन्होंने, या यूँ कह लीजिए कि उन्होंने कहा कि हम नहीं समझते, हमें उम्मीद है कि ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए कॉल नहीं करेंगे। यानी हम उम्मीद रखते हैं कि ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए कॉल नहीं करेंगे। तो या उन्होंने कहा कि इसका इम्कान हमें नहीं लगता। अच्छा, अब ये ख्वाजा आसिफ ने बात की है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने ये नहीं कहा कि जो कि उनको कहना चाहिए था। वो वज़ीर दिफा भी हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, हुकूमत के अहम तरीन काबीना मेंबर भी हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर ट्रंप ने इमरान खान की सिफारिश की तो हम साफ इनकार कर देंगे और हम कहेंगे कि भाई हमारी ये सॉवरेनिटी पर हमला जो आप इंटरवीन कर रहे हैं। और दूसरा ये कि इमरान खान को रिहा नहीं किया जा सकता, उन पर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, और इमरान खान को सजा तो अदालतों से हुई है, अदालतों से छूटेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ को ये कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हैरानकुन तौर पर ये नहीं कहा। मैं हैरान हूँ उन्होंने ये क्यों नहीं कहा ख्वाजा आसिफ ने। तो इसका मतलब ये है कि वो एब्सोल्युटली नॉट का ऑप्शन अभी इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। वो किसी भी सूरत में ये नहीं समझते। अभी तो खैर सब खुश करने में लगे हैं ट्रंप को, और पुरानी ट्वीटें डिलीट कर रहे हैं। वो जो ट्वीटें जो हैं वो उनके लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के आते ही ट्रंप के खिलाफ शुरू कर दी थी, वो उनके लिए बबाल जान बनी हुई हैं। और फिर ट्रंप आ गए हैं तो उन्हें लगा था कि भाई ट्रंप तो किस्सा पारी ना हो गए। उन्हें लगा था कि 140 साल में ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दफ़ा हुआ था, और अब दूसरी मरतबा हुआ है कि कोई सदर जो है वो नॉन कंजेक्यूटिव टर्म के लिए आ गया हो, यानी कंजेक्यूटिव टर्म के लिए नहीं आया। ट्रंप जब गए, बाइडन आ गए, तो नून लीग ने सोचा अब ये किस्सा पारी ना हो गए, दोबारा कैसे आ सकते हैं। खुलकर ट्रंप की बजाई गई और ट्रंप को बुरा भला कहा गया, और आज ट्रंप दोबारा आ गए हैं तो मुबारकबादें देना पड़ रही हैं, पुरानी ट्वीटें डिलीट करना पड़ रही हैं नून लीग को। तो इसलिए आज वो मोहतात हैं नून लीग वाले, और ये नहीं कह रहे कि ट्रंप ने अगर इमरान खान की सिफारिश भी की तो हम नहीं मानेंगे और हम इनकार कर देंगे और हम कहेंगे कि जी किसी सूरत इमरान खान को रिहा नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा नहीं कहेंगे, और उन्होंने कहा कि 15 दिन देखते हैं, अगले 15 दिन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि ट्रंप हमें क्या कहते हैं या ट्रंप क्या रवैया अख्तियार करते हैं। तो बहरहाल जो कुछ भी है वो, अगर अमेरिका इंटरव्यू करने की कोशिश करता है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत नो कहने की पोजीशन में है। वैसे भी ख्वाजा आसिफ तो बिलीवर है इस बात के कि हमारा तो वेंटिलेटर अमेरिका के हाथ में है, उनको हम एब्सोल्युटली नॉट तो कह ही नहीं सकते। तो और ज़ाहिर है नहीं कह सकते तो फिर इमरान खान के मामले में भी नहीं कह सकते। आखिरी बात यह है कि हम रोज़ ये सुनते हैं कि बड़ी जी मुआशी तरक्की हो रही है, चीज़ें इकॉनमी बेहतर हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें अब आज जो ख़बर मिली है, इनफैक्ट कल मिल गई थी, आज के अखबारात में भी लगी है कि बहुत परेशान है IMF इस बात पे कि हुकूमत ने अपने अहदाफ हासिल नहीं किए,
टैक्स कलेक्शन के अहदाफ हासिल नहीं किए, कुछ 350 अरब पीछे है पाकिस्तान। और आईएमएफ इस टेंशन में आके दौरा कर रहा है पाकिस्तान का अगले हफ्ते में, और आईएमएफ का वफ्द आ रहा है, और आईएमएफ का वफ्द आकर पाकिस्तान में नए टैक्सेस इम्पोज करने की शराइत आयद करने वाला है। अगली किस्त चाहिए, अगर अगली किस्त चाहिए तो मिनी बजट लाने का संदेशा लेकर वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और ये पैगाम लेकर के जी आप मिनी बजट लगाएं, टैक्सेस बढ़ाएं, क्योंकि जो टैक्सेस आपने बजट में लगाए थे उससे अहदाफ हासिल नहीं हो रहे टैक्स कलेक्शन के, तो जनाब ये हदफ तो हासिल करना पड़ेगा, टैक्स कलेक्शन तो करनी पड़ेगी। तो टैक्स कलेक्शन के अहदाफ को पूरा करने के लिए वो वफ्द भेज रहा है आईएमएफ, और वफ्द भेज रहा है कि आप वहाँ पर जाकर नए टैक्सेस इम्पोज करने और नया मिनी बजट लाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डालें, और अब ये होने जा रहा है। तो पाकिस्तानी को मुबारक हो, जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। पेट्रोल आलमी मंडी में कम होने की वजह से थोड़ी सी महंगाई में कमी वाक़ हुई थी, जिस पर हुकूमत ने बहुत खुशी के शादियाने बजाए कि जी हमारी पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है। उस हुकूमत को ये पता होना चाहिए कि अब आईएमएफ उनसे नए बजट का मुतालबा कर रहा है, मिनी बजट का मुतालबा कर रहा है, और ये मिनी बजट एक मरतबा फिर बम बन के अवाम के ऊपर गिरेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।